स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो ये हमारी इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर WCS की थर्ड क्लास है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें पूछे गए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम, टोटल जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड WCS के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो अब पहले हमने पेपर लिया है, ये BSSC 10/2/2019 का लिया है। पहला क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए ऑक्टागोन। एक ऑक्टागोन हिंदी में क्या क्या कहते हैं? अष्टभुज कहते हैं। तो एक अष्टभुज की जो दो साइडें होती हैं, इनके बीच का यहाँ पर कितना एंगल होता है, आंतरिक कोण कितना होता है? तो आंतरिक कोण निकालने का भी फार्मूला डायरेक्ट होता है, बट वो फार्मूला आप भूल सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए, आंतरिक कोण जब भी निकालना हो तो उससे पहले आप क्या करिए, एक्सटर्नल एंगल बाहरी कोण निकालिए। बाहरी कोण निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई यन। यहाँ पर यन क्या है? नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या की, कितनी भुजाएं। जैसे अगर पूछा जाए हेक्सागोन तो 6 हो जाएगा, ऑक्टागोन है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाए, पेंटागोन तो 5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 360 डिग्री को 8 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री आया है। 45 डिग्री क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ठीक, मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि कितना है, 45 डिग्री है। अब ये टोटल कितना है? टोटल 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से अगर ये हम 45 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर हमें इंक्लूडेड एंगल पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री में से हम माइनस करते हैं 45 तो आता है 135 डिग्री। मीन जो ऑक्टागोन होता है अष्टभुज, इसकी जो दो भुजाएं होती हैं इनके बीच का आंतरिक कोण कितना होता है? 135 डिग्री होता है। ये नाम भी आपको कंफर्म होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं, हेक्सागोन में कितनी भुजाएं, पेंटागोन में कितनी भुजाएं होती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला पूछा गया है डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी घनत्व, लोहे का घनत्व कितना होता है? तो लोहे का, माइल्ड स्टील का या फिर स्टील का पूछा जाए, तीनों अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 7.8 के समथिंग होता है। यहाँ पर यूनिट आपको ध्यान देनी है, ये 7.8 किस में होता है? तो 7.8 की यूनिट होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पर ग्राम प्रति सीसी नहीं दिया गया है, मान लीजिए क्या दिया गया है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, रो बराबर m/b, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मान लीजिए कोई एक बेलन ले लेंगे, बेलन का आपको रेडियस दे दिया गया, डायमीटर दे दिया गया, और पूछ लिया जाएगा इसका मीन्स द्रव्यमान कितना होगा। जैसे इसरो का एक फेमस क्वेश्चन है कि किसी यूनिट लेंथ वाले स्टील रॉड का आपको डायमीटर दे देगा, वहां पर पूछेगा इसका द्रव्यमान कितना है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, थ्री मेजरिंग jars have capabilities of 15 ml, 50 ml and 30 ml. What is the least capacity which can be perfectly measured by any measuring jars? तीन मेजरिंग जार है, मान लीजिए कोई मापने वाले बर्तन है, एक की कैपेसिटी 15 ml है, दूसरे की 50 ml, तीसरे की 30 ml। तो सबसे छोटा से छोटा वो क्या होगा जो तीनों को माप सके? तो इसके लिए जब कभी छोटा से छोटा पूछा जाए तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। जब आपसे पूछा जाए बड़ा से बड़ा तो वहां पर क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए हमें 15, 30 और 50 का क्या निकालना पड़ेगा? मल्टीपल निकालना पड़ेगा। जैसे 50 किसका गुणनखंड होता है? तो 2 पंचे 10 पच्चे 50, ये किसका हो गया? 50 का गुणनखंड हो गया। 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, तो 5 है ऑलरेडी, 3 एक हमने ले लिया। 30 को क्या लिख सकते हैं? तो 30 को 2 या 6 पंचे 30, 3 और 2 ऑलरेडी है, 5 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 150 निकल के आएगा। मीन्स 150 ml का अगर हम क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली वहां पर जार लेते
अगर 150 ml का जार लिया जाए तो क्या करेगा, तीनों के तीनों जार को मेजर कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव ओड नंबर इज 39, फाइंड द लार्जेस्ट अमोंग दीज इज। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है तीन जो कर्मागत विषम संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 39, 39 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो जब कभी भी कर्मागत पूछा जाए तो पहला हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब तीन कर्मागत विषम है तो पहला हमने एक्स माना, मान लीजिए पहला एक है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, फिर चार के बाद पाँच, फिर छः के बाद सात। तो यक तीन पाँच सात, ये सभी क्या है, कर्मागत विषम संख्याएं हैं। अगर देखें तो इनके बीच का अंतर कितना है, दो दो का अंतर है। तो इसीलिए हमने पहला मान लिया यक्स, दूसरा मान लिया x+2, तीसरा मान लिया x+4। क्योंकि अगर आप 1 से 5 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्रश्न अनुसार क्या बोला गया था कि इन तीनों का योगफल कितना है, 39 है। तो यक्स 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 3x हो गया, 4 to 6, 39 में से 6 माइनस करेंगे 33 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और ये 11 क्या है, सबसे छोटा वाला है। तो पहला आपका हो गया 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15। सबसे लार्जेस्ट पूछा गया था तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 15। इन सब में से सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 9 मल्टीप्लाई विथ -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 17 -9। इसको सॉल्यूशन करके इसका कितना आएगा, तो इसे आप बॉडमॉस का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। बॉडमॉस पर एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो -3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -9 + 8 टोटल -1 आ जाएगा। कि ये ब्रैकेट के अंदर का था, इसको हमने सेपरेट सॉल्व कर लिया। ये बाहर है तो इसको हमने सेपरेट सॉल्व कर लिया। तो आपको बॉडमॉस सॉल्व करना आता होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या होती है, KH, DM, DCM। के का मतलब किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, मी से मिलीमीटर। तो ये सभी क्या है, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसी को अगर आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर कैसे, आप चालू करिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसके अनुसार आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10% ऑफ 15% ऑफ 600 600 के 15% का 10% कितना होगा। तो क्या करना है, 600 लिखिए, ठीक, फिर उसका 15% निकालने के लिए 15/100, उसका 10% निकालने के लिए 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। तो 600 की 15% का 10% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोटेनियस एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स हाइट इज, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या दिया गया है, जो हाइपोटेनियस कर्ण है कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और उसका बेस आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है 13 5, तो उसका तीसरा क्या हो जाएगा, 12 होता है। जैसे 3 4 5 का होता है, ठीक। इसी प्रकार क्या होता है, 13 12 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसको आप दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके भी कीटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 निकल के आ जाएगी। यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना भी आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूले को भी ध्यान में रखना है। इसमें कभी कभी आपको हाइट दे दिया गया और यहाँ पर बेस दे दिया गया, पूछ लिया जाता है इसका एरिया कितना होगा, तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर सरकम स्क्राइबिंग ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाले वृत्त को परिगत करते हुए एक आयत है। परिगत मतलब जो इसके चारों तरफ से इसको बाहर से स्पर्श करता है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आयत नहीं, सॉरी, वर्ग है।
तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। वृत्त का डायमीटर कितना है, तो वृत्त का जो डायमीटर है ये आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर जो वर्ग की भुजा है क्या कर रही है, वृत्त को बाहर से स्पर्श करके जा रही है। तो अगर आप देखें ये वाला, इसी को आप आयत का क्या कह, सॉरी वर्ग का भुजा भी कह सकते हैं, इसी को वृत्त का विकर्ण भी कह सकते हैं। चाहे ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, दोनों के आपस में बराबर ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप सही से देखें तो वर्ग की जो भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगी, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब वर्ग का अगर आपको निकालना है एरिया, तो क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, 36 आ जाएगा। यहीं पर अगर आपको इसका सरकमफ्रेंस परिमाप निकालना होता तो क्या करते, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 24 आ जाता। ये था कब, जब आपका वृत्त को वर्ग स्पर्श करके बाहर से जा रहा है। यहीं पर कई बार दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि कोई एक वर्ग है, इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया है। ठीक, अब जो ये सर्किल है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये तो यही फिगर ही है। क्या कहता है यहाँ पर, ये बोलेगा एक आपका कोई सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक वर्ग बनाया गया था, ये वर्ग बाहर था। अब मान लीजिए अगर अंदर वर्ग दिया जाता है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बाहर वाले की कंडीशन में जो सर्किल का डायमीटर था ये किसके बराबर था, वर्ग के साइड के बराबर था। लेकिन जब वर्ग अंदर बनता है तो यहाँ पर जो इसका डायमीटर होता है सर्किल का, ये किसके बराबर हो जाता है, ये वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वर्ग का विकर्ण होता कितना है, √2 इंटू ए होता है, जहाँ ये क्या है, वर्ग की भुजा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेप विथ 7 साइड इज नोन एज, 7 साइड से होगा उसे क्या कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि कई कई बार यहाँ पर साइड का नंबर देके उसका आकृति का नाम पूछ लिया जाता है। 5 है पेंटागन, 6 है हेक्सागन, 7 है हेप्टागन और 8 है तो ऑक्टागन, इसी प्रकार नैनोगन, डेकागन, इसी प्रकार से ये बढ़ती रहती हैं। ठीक, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगला। तो ये था 10 क्वेश्चन जो कि पूछा गया था उस पेपर में। दूसरा जो हमने पेपर लिया है ये इसरो बीएसएससी का है, जिसका एग्जाम डेट क्या है, 2/6/2019 है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना होता है, योग निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n/n+1/2 फार्मूले का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है सम निकालने का, n×n+1/2, जहां n क्या है, भुजाओं की, सॉरी प्राकृतिक नंबर कितने पूछे गए हैं, n मतलब कितनी प्राकृतिक पूछा गया। जैसे 5 पूछा जाए तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 1 6/2, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, 5 × 15 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या पूछा गया है, जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं इसका योग कितना होगा, तो n के स्थान पे हम 10 रख देंगे। 10 n+1 मतलब 11/2, तो 10 को 2 से कैंसिल करेंगे 5, 5 को 11 से गुणा करेंगे 55। तो पहली 10 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा, 55 होगा। अब इसी का औसत पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं उससे। ठीक, तो 5.5 आ जाएगा वो। अगला, 3 unbased coins are tossed, what is the probability of getting at most 2 head। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 सिक्कों को क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। अब इन सिक्कों को उछालने के बाद जो परिणाम आते हैं उसमें से अधिकतम कितना, अधिकतम देखिएगा यहाँ पर पूछा गया मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर सिक्का एक बार उछाला गया, सिक्का मतलब एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो अगर एक बार हम सिक्का उछालेंगे तो 2 प्रायिकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितने सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है, इसी का अगर आप 2 की पावर उतना कर देते हैं तो आपको टोटल रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे एक सिक्का उछाला गया तो 2 की पावर 1 मतलब टोटल 2 परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल। अगर 2 सिक्के उछाला गया तो 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक, हेड टेल टेल हेड, इस प्रकार से
इसी प्रकार अगर 3 सिक्का उछाला गया तो 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट होंगे? 8 होंगे। आपको देखना है मैक्सिमम 2 हेड कब आएगा। तो 2 हेड के लिए मैक्सिमम देखता है, मिनिमम 1 चलेगा लेकिन मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 के तीनों हेड हैं। दूसरा 2 हेड 1 टेल हो। तीसरा 1 हेड हो के डबल टेल हो, या फिर तीनों टेल हो। एक हेड फिर टेल हेड हो, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। ये 8 आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी हैं जो कि बनती हैं। ठीक, टोटल टोटल। अब इसमें से आपको देखना है कि 2 हेड आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 हेड मतलब जिसमें तीनों टेल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा तीनों हेड होगा ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर जिसमें क्या होगा एक ही होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो कुछ है नहीं। तो 3 हेड वाला कैंसिल हो गया, 3 टेल वाला कैंसिल हो गया। बाकी अगर 1 हेड होगा तो भी चलेगा, 2 हेड होगा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल हमारे पास कितनी रिजल्ट है? 6। और टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो 6/8 का मतलब क्या हो गया? 3/4। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है आपकी कि कितना है? 2 हेड वहां पर आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1000 π/3 एंड द डायमीटर इज 20 mm, देन द हाइट इज, यहाँ पर बताया गया है एक शंकु, शंकु का आयतन 1000 π/3 है। अगर उसका डायमीटर 20 मिलीमीटर है तो हाइट कितनी होगी? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम के स्थान पर हम पुटअप कर देंगे 1000 π/3। उधर दूसरी तरफ 1/3 पाई। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर 20 है तो आर हो जाएगा 10 स्क्वायर है तो 10 × 10 × पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1000। तो 10 × 10 मतलब 100। 100 को जब 1000 कैंसिल करेंगे तो एच आ जाएगा, और यही क्या पूछी थी? एच की वैल्यू पूछी, जो कि कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक अवकलन दिया गया है कि x³ / 1 + x⁸ का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में आई लिखते हैं। तो x³ / 1 + x⁸ dx का आपको क्या पूछा गया? इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ये x⁸ है इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? x⁴ इंटू 2 में हमने तोड़ दिया। अब इंटीग्रेशन जो लोग इंटरमीडिएट में पढ़े उन्हें अच्छे से आता होगा। सबसे पहले यहाँ x⁴ बराबर हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। इसको जब dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ का क्या हो जाएगा? 4x³ हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt/dx। यहाँ से जब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर x³ है और ये dt है, तो x³ dt, x³ और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 dt आ जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले x⁴ को हमने तोड़ा। कैसे? x⁴ का स्क्वायर में। अब x⁴ बराबर हमने t मान लिया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया dx के सापेक्ष, तो ये कितना आया? 4x³ dx/dt। अब यहाँ पर x³ dx है, x⁴ के स्थान पे तो हम t रख सकते हैं, लेकिन x³ dx के स्थान पे क्या रखना है वो हम इससे निकालते हैं। तो x³ dx के स्थान पर आया 1/4 dt रखना है। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जहाँ पर x⁴ है वहाँ पर t लिख देंगे, जहाँ पर x³ dx है वहाँ पर 1/4 dt रख देंगे। 1/4 चूंकि ये नंबर से इसको बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? dt/1 + t²। ये dt के सापेक्ष आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। तो जब भी 1/1 + t² इंटू ये dt, तो ये किसका होता है? ये tan इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके स्थान पर हम tan इनवर्स t लिख सकते हैं। t ऊपर हमने क्या माना था? x⁴ के बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा tan इनवर्स x⁴। यहाँ पर एक आपको c एक्स्ट्रा लगाना होता है, जो कि क्या कोई वेरिएबल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 10 mm, व्हाट इज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट हेक्सागोन डायमेंशन। यहाँ पर एक हेक्सागोन दिया गया है। ठीक, अब हेक्सागोन में कोई एक भुजा कितनी है? 10 mm है, क्योंकि छह की छह भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं हेक्सागोन की। अब यहाँ पर एक भुजा आपको दी गई कितनी? 6
10 mm दी गई है। पूछा गया है फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस कितनी होगी। तो फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस कितनी होती है 1.73 मल्टीप्लाई विथ ये ए की वैल्यू आपको साइड कितनी दी गई है 10 mm दी गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.3 निकल के आ जाएगा, जो कि फ्लैट टू फ्लैट क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्फीयर हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 400 पाई mm² व्हाट इज इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्फीयर है गोला है उसके सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। ठीक, अब आपको दिया कितना गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दिया गया 400 पाई, बराबर कर देंगे 4 पाई r² के, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 400 को कैंसिल करेंगे 4 से तो आ जाएगा 100। अब चूंकि r का स्क्वायर बराबर 100 तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 निकल के आ जाएगी। पूछा गया था हमसे डायमीटर, तो डायमीटर डबल होता है रेडियस के, इसलिए डायमीटर हो जाएगा 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2, 3, वन इंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर इज 3 × 2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर इंड पॉइंट इज। इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपका क्या है सर्किल है। अब जो डायमीटर है सेंटर से होकर पास होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 2, 3 है। एक इधर इस परिधि पर जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 3, 2। अब पूछा है यहाँ पर जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा इसका क्या होगा, मतलब जो दूसरा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो ये सरल रेखा में मिड पॉइंट थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। मान लीजिए दो आपको बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं का अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, तो x और y आपको चाहिए होता है, जिसके लिए x बराबर होता है x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो 2 और 3 है ये क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, 3 और 2 x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 आपको निकालना है। तो x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। x के स्थान पर यहाँ आपका 2 हो गया, x1 के स्थान पर 3 हो गया, x2 निकालना है तो x2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। y के स्थान पर 3 हो गया और y1 के स्थान पर 2 हो गया। ठीक, अब बटा 2 y2 निकालना है तो y2 निकालते हैं तो आ जाता है 4। कैसे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो टोटल बचेगा 4। तो पहला कोऑर्डिनेट आया 1, दूसरा आया 4, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ लंबाई, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर होती है, द्रव्यमान का किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये कुछ जो फंडामेंटल आपको क्वांटिटीज होती हैं, मीन जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक याद होने चाहिए। सबसे यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग वाला होता है वो होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं। डिग्री सेल्सियस यूनिट एसआई नहीं होता है, एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील, चाहे स्टील हो, माइल्ड स्टील हो या फिर आयरन हो, इन सब की कितनी होती है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होती है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिए या फिर डेंसिटी कहिए। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी आपको नीचे हम फिर से एक बार क्लियर करेंगे। तो ये था दूसरा पेपर। जो अगला पेपर हमने लिया है ये इसरो बीएसएससी का 12/12/2012 में, इसकी एग्जाम डेट क्या है 12/12/2012 है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बेस डायमीटर ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 mm। इसका वॉल्यूम कितना होगा। ऊपर ही अभी हमने कोन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है सिंपल। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²। h पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, रख सकते हैं। आर यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दिया गया है, सॉरी ये डायमीटर है, डी 16 सेंटीमीटर है, तो आर निकालेंगे d/2 8 हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट आपको मिलीमीटर में दी गई है तो सारा का सारा यूनिट समान होना चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 8 सेंटीमीटर को जो हम मिलीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 2 बार है तो 2 बार 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, सॉल्व किए तो कितना आ गया 5.12 पाई mm क्यूब। पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 रखें
तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 16 mm³ के अप्रॉक्सीमेट इसका उत्तर निकल के आएगा। ध्यान क्या रखना, जितने भी 2D और 3D फिगर है इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर इनका, फिर एरिया कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इससे। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं 1 mm 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक, अब इसी को अगर उल्टा कहा जाए, 1 माइक्रोन कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/1000 मतलब 0.0001 के बराबर होगा। अब पूछा किस में गया, सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 0.001 ये है, जिसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो 0.1 स्थान क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो जाएगा, 0.0001 सेंटीमीटर के बराबर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जब भी आपको किसी पदार्थ का कहा जाए कि आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो आपेक्षिक घनत्व का आपको सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि पहले जिस वस्तु का घनत्व, मतलब आपेक्षिक घनत्व निकालना है, उसका घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। चूंकि आपेक्षिक घनत्व क्या है, एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, आपेक्षिक घनत्व क्या है, एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। इसी प्रकार आपको स्ट्रेन विकृति की पूछी जाती है यूनिट, तो विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, इसलिए उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। एंगल का यूनिट पूछा जाए तो ये एंगल कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे ये चीज पूछ लिया जाता है। The side of a triangle are in the ratio of 3, 4, 5. If the longest side is 170 mm, the length of two other sides will be. यहाँ पर दिया गया है एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई 170 mm है। ठीक, किस रेशियो में है, 3, 4, 5 के रेशियो में है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा होगा 5। 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 170 दी गई है। तो 170 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 34 आएगी। मतलब एक रेशियो किसके बराबर है, 34 के बराबर है। तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 102 के हो जाएगा, और 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 136 के। तो अदर दोनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 102 और 136 दोनों अदर भुजाएं हो जाएंगी किसकी, ट्रायंगल की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, साइन 30 इंटू कास स्क्वायर 45 प्लस टेन क्यूब 45 इज इक्वल टू। इसमें एक सिंपल आपको वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। त्रिकोणमिति से जो भी प्रश्न आएगा वैल्यू पर ही आएगा। आपको यहाँ पर जो साइन कॉस टेन की टेबल होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि कितनी किसकी होती है। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपका ये अप्लाई होने वाला है, तो ये चीज आप वैल्यू को याद कर लीजिए। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 की 1/√2, स्क्वायर था हमने स्क्वायर कर दिया, टेन 45 की वैल्यू 1 है, क्यूब था हमने क्यूब लगा दिया। 1/2 जो साइन 30 की थी वैसे ये तो वैसे की वैसे 1/2 रह जाएगी। 1/√2 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एक का चाहे जितना बार क्यूब करो या 4 टाइम करो, 5 टाइम करो, एक के ऊपर चाहे जितना पावर करो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/4 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, जस्ट एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। एक गोला है, एक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया गया है आपको, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछ क्या रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है। यहाँ पर r की वैल्यू आपको दी गई है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, पाई की वैल्यू 3.14, 4 तो 4 रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113।
अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है, एरिया है, तो इसलिए यूनिट क्या आ जाएगी, 113 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर यूनिट आ जाएगी इसकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 बी इक्वल टू 1/3, देन बी इक्वल टू हाउ मच। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 2b बराबर क्या हो गया, 3 के हो गया, b बराबर आ जाएगा 3/2, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.5 निकल के आ जाती है। सिंप्लीफिकेशन पर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है ये भी आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। व्हील ऑफ ए बस इज 1 मीटर डायमीटर। एक पहिया है जिसका जो व्हील है, रिम है, एक कितने डायमीटर का है, 1 मीटर इसका डायमीटर है, और ये रोटेट कितना करता है, 540 आरपीएम 1 मिनट में। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना राउंड कवर करता है, 540 राउंड कवर करता है। तो इसकी स्पीड बस की कितनी होगी, तो हम जानते हैं स्पीड चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब दूरी और समय दो चीज आपको निकालना है। ठीक, दूरी की निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रेडियस दिया गया है बस का, आप इसका निकालेंगे कि परिधि कितना होगा। परिधि मतलब क्या होगा, एक राउंड में कितना चक्कर काट, मतलब एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट में 540 राउंड कंप्लीट करता है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस आएगा, तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करता है। फिर वहां से आप इसका इजिली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr या फिर πd से निकालते हैं। डी आपको 1 मीटर दिया गया है, तो कितना आ जाएगा, 3.14 मीटर निकल के आ जाएगा। क्या है 3.14 मीटर, वृत्त की परिधि है, या टायर जो है उसकी परिधि है। इसका मतलब कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, 3.14 मीटर एक चक्कर में। अब टोटल कितना है, राउंड है 1 मिनट में, तो 540 है। 540 को 3.14 से गुणा कर दिए तो 1695 मीटर ये 1 मिनट में तय करता है। यहाँ था आपका एक रोटेशन में 3.14, अब 1 मिनट में 540 रोटेशन है। 540 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1695 आपका आ जाएगा मीटर 1 मिनट में। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 1695 है। अब इसको हम मीटर में ले रहे हैं, तो समय को किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, ये किस में है, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये आप ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए एक तरफ है आपके पास मीटर पर सेकंड, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। हम जानते हैं मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, तो ये नीचे हो गया। अब सेकंड को किस में बदलना है, घंटे में बदलना, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो इसे भी डिवाइड करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगा। यहाँ पर इसी को हमने सॉल्व कर लिया तो निकल के आया 101.73 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर परिधि डायमीटर दिया गया था, परिधि निकाल लिए, फिर उसको 540 आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 मिनट में हमें डिस्टेंस पता चल गई। फिर उसको हमने टाइम से डिवाइड करके उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लिया कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। ठीक, तो इस प्रकार के जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको डाटा ध्यान से देखना है क्या क्या वहाँ पर दिया गया है। अगला, कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल। अभी एनएफसी का पेपर हुआ था, उसमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करवाया था। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फ्रैक्शन दिया गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा रहा है। तो 5/8 का मतलब क्या, आपको 5 को भाग करना है किससे, 8 से, तो पहले 0 बार जाएगा। ठीक, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, तो 8×6 = 48 बचा 2, 2 पर 0, 8×2 = 16 बचा 4, 8×5 = 40। तो 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.625 इसकी वैल्यू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड which can be kept in a room size 10×12×14। अब रूम कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है कि घनाभ का लेंथ मान लीजिए 10 है, ब्रेथ 12 है, और यहाँ पर 14 उसकी हाइट मान लीजिए। तो अगर इस साइज का आपके पास एक कमरा, घना आयता घनाभ घनाभ के आकार का कमरा है, तो उसमें जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायगोनल निकालना होगा कि उस घनाभ का डायगोनल कितना है। घनाभ के डायगोनल का फार्मूला होता है अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल के स्थान पर 10, बी के स्थान पर 12 और एच के स्थान पर आप 14 लीजिए, तीनों का स्क्वायर करिए, जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 440, रूट निकालेंगे तो 20.97 अप्रॉक्सीमेट निकल के आ जाएगा। अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें 20.97 फीट का लंबा यहाँ पर डायगोनल रॉड उसमें रखा जा सकता है। करना क्या था, आपको डायगोनल पता होना चाहिए कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकालते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, जितने भी 2D 3D फिगर्स हैं इनके फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको रट लीजिए एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। हमें पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। या इसी को उल्टा पूछा जा सकता है कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। चूंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 180 के 3.14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 57.3 निकल के आ जाता है। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57.3 डिग्री होती है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर हो गया, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 180 के बराबर हो जाएगी। अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 30 से गुणा करेंगे, तो 180 को 30 से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 6 निकल के आ जाएगा कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 25 माइनस अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये कौन सा फार्मूला, सिंपल सा आपको लिखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला आपको लिखा हुआ है। तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस करेंगे 620 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड, ये कोई एक घन है जिसकी भुजा क्या है, ये है। अब इस घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, तो ए है, ए का क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, 5x प्लस 3y बराबर 14, 2x प्लस 7y बराबर 23। यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x को यहाँ से गायब करना होगा। x कब गायब हो सकता है, जब x के गुणांक आपस में यहाँ भी बराबर हो। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको बराबर करना होगा। तो अगर 5 वाले समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें और 2 वाले समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, दोनों जगह x x बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले वाले समीकरण को गुणा कर दिया 5 से, तो 5 दूनी 10x, 5 तिहाई 5 तिहाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15y निकल के आ जाएगा। ठीक, कितना निकल के आएगा, सॉरी 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 फॉर मिस्टेक, पहले वाले समीकरण को हमने किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। तो 2 पंचे 10x और 2 तिहाई 6y और 2 को 14 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। दूसरे वाले समीकरण को हमने क्या किया है, दूसरे वाले समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 दूनी 10x, 5 सते 35y और 5 को 23 से गुणा करेंगे तो 115। तो हमारे सामने एक नया समीकरण निकल के आ गया। हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया, तो 10x से 10x कैंसिल हो गया, 35y में से 6y माइनस किए तो 29y यहाँ पर आपको बचेगा, 115 में से 28 को माइनस किए तो 87 बचेगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 87/29 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 87/29। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे y की वैल्यू निकालना है तो y को हमने रोक लिया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, जो वेरिएबल है, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर x दिया गया है। तो x को हमें यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो कब हटेगा, जब दोनों पक्षों में x की वैल्यू बराबर होगी दोनों समीकरण में। तो इसके लिए यहाँ पर 5 है x का गुणांक, यहाँ पर 2 है, तो पहले वाले को हमने गुणा कर लिया 2 से, दूसरे वाले को गुणा कर लिया 5 से, इजीली यहाँ पर x क्या हो गया, गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर। तो 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर के। कितने, 4.546 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। इसी को अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं, तो 0.22 गैलन होते हैं। कितने होते हैं, 0.22 गैलन होते हैं 1 लीटर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग
साइड ए बी एंड सी इज गिवन बाई अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, देन एस इज इक्वल टू, जैसा कि हम सभी को पता है जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं, एक ए हो, दूसरी बी हो, तीसरी सी हो। अगर इसका एरिया निकालना हो तो हीरोइन फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। जहां पर ये पूछ रहा है यस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। परिमाप में क्या करते हैं, तीनों साइडों को जोड़ दिया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सेमी पैरीमीटर का मतलब क्या हुआ, दो से भाग कर दो, तो जहां पर यस की वैल्यू क्या हो जाती है, तो यस को कहते हैं अर्ध परिमाप। इसका मान होता है ये प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। ठीक, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑक्टागोन का निकालना था, यहाँ पर हेक्सागोन का निकालना था। सिंपल क्या था कि हम 360 डिग्री बाई एन से निकालते हैं, जिससे पहले हमें एक्सटर्नल एंगल मिलेगा, फिर उसको 180 से माइनस कर देंगे तो इंक्लूडेड या फिर इंटरनल एंगल मिल जाएगा। तो 360 डिग्री बाई एन, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, हेक्सागोन है, 6 है, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 60 निकल के आ गया। कि अगर रेगुलर हेक्सागोन का आउटर एंगल या एक्सटर्नल एंगल पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इंटरनल निकालने के लिए 180 में से 60 को माइनस कर दिए तो टोटल आ गया 120। तो कोई भी अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो उसके दो भुजाओं के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ऐसे मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दो भुजाएं हैं। अब अगर ये आपको आउटर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस इंटरनल को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है, एक लाइन पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। इसीलिए सबसे पहले हम आउटर निकालते हैं, आउटर को 360 डिग्री बाई एन से निकाल लेते हैं। फिर इंटरनल को हम इजीली निकाल सकते हैं 180 माइनस एन, जो 360 डिग्री बाई एन से निकला उसको माइनस करके। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने बेसिकली 3 बीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के जो डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जरूर बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।